गुड इवनिंग एवरीवन। होपफुली आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। स्टार्ट करें आज की क्लास। और स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट हम लोग करने वाले हैं। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की जब हम बात कर रहे हैं तो बेसिकली ये आपके सिलेबस में नहीं है, केवीएस के डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, बट हमें करके चलना पड़ेगा। दूसरा, हमारे पास समय है अभी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पेपर 2 महीने बाद है या कल है, तो हम आराम से ये स्टेजेस भी कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप स्टेजेस पढ़ लेते हैं तो आपको डेवलपमेंटल टास्क समझने में आसानी हो जाती है, और डेवलपमेंटल टास्क आपका बिल्कुल क्लियरली सिलेबस में गिवन है। तो ये टॉपिक दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, तो जरूरी है कि हम डेवलपमेंटल टास्क यानी विकासात्मक प्रकार्य करने से पहले ये टॉपिक समझ लें अच्छे से। आज से आपका केवीएस के अलग से भी हमने पेडागोजी स्पेशल बैच निकाल दिया है, क्योंकि बहुत आप लोग बोल रहे थे कि अलग से सिर्फ केवीएस के लिए पेडागोजी हो, तो वो एडमिशंस उसमें ओपन हो गए। अगर आपके कोई दोस्त यार कोई भी अगर प्रिपरेशन कर रहा है और जिसको अलग से केवीएस में एनरोल करना है, तो वो अब आप आज से कर सकते हैं। तबियत अभी ठीक है सोनी? स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास के चरण। अगर शोर आपको आ रहा हो पीछे से, क्योंकि ये जो है यहाँ पे थोड़ा शोर है, हाँ, तो देखिएगा एक बार। और आज आप थके थके लग रहे हो? नहीं नहीं, थकी हुई तो मैं नहीं हूँ, ऐसा सच ठीक है एकदम। तबीयत तो सब ओके है, सारी रिपोर्ट्स ओके हैं, भगवान की दुआ से बहुत टाइम बाद जो है सब कुछ ठीक ही है। और अभी तो एक्सरसाइज भी शुरू की है, तो मे बी उसकी वजह से आपको थोड़ा बहुत लग रहा होगा। अदरवाइज हाँ बिल्कुल। स्टार्ट करें और समझें। आशना, आशना क्या कह रहे हो? एनपीटीटी कौन सा डिप्लोमा है? पूरा वो बताओ। एनटीटी तो नहीं बोल रहे? एनटीटी तो ऑफकोर्स प्राइमरी में नहीं होगा अलाउड। तो हमें ये डायरेक्ट सिलेबस में नहीं है, बट स्टेजेस आपने सीटेट के टाइम पे भी करी होंगी और करना ही पड़ेगा। कुछ टॉपिक शुरुआत के ऐसे हैं जो सीटेट में भी कॉमन है, यहाँ पे भी कॉमन है, इवन हर जगह आपको करने ही होते हैं, क्योंकि डेवलपमेंट से आप बच के नहीं जा सकते, है ना। तो अगर हम बात करें स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास के चरण, हम इसको कह सकते हैं विकास के चरण। विकास के चरण। तो समझते हैं एक बार फटाफट से और देख लेते हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास के चरण। तो विकास की अवस्थाएं हैं बेसिकली ये, आप स्टेजेस जिसको कह रहे हैं। और अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो ह्यूमन डेवलपमेंट में जो आपके चरण हैं वो आपके गर्भ से लेके कब्र तक, हम जिसको कहते हैं डेवलपमेंट चलता ही है, वो सारे आ जाते हैं, जिसको हम मानव विकास कह रहे हैं। लेकिन वहीं जब हम चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि भाई ये तो गर्भ से और आपका जो टाइम पीरियड है कब तक का, अडोलेसेंस तक का, तब तक ही है। तो इसमें कंफ्यूजन कई लोगों को रहती है, जिसपे हम अभी चर्चा करेंगे। ठीक है ना, है ना। एक मिनट रुकना। करें आगे बढ़े, देखना एक बार। तो अगर हम बात करते हैं यहां, देख लेते हैं। यप, टैबलेट पर लाइव क्लास सबसे वो आप फिर वेब पे देख पाएंगे उसको। क्या देख पाएंगे? वेब पे देख पाएंगे आप उसको। क्लियर है बात? करें, शुरू करें। चलिए, तो अगर हम बात करें यहां पे, अगर हम बात करें, देखिए, तो अगर हम बात करें यहाँ, तो ह्यूमन डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं यानी मानव विकास। इसको दो तरह से देखिएगा। एक बार वॉइस का जरूर बताना यार, पीछे से आपको नॉइज तो नहीं आ रहा है सुनने में, क्योंकि मेरे पास यहाँ बहुत ज्यादा नॉइज है, एकदम वो बारात वाला नॉइज है ना। तो एक तरफ हम लिखते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट यानी मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट। और दूसरी तरफ हम लिखते हैं, दूसरी तरफ हम लिखते हैं आपका चाइल्ड डेवलपमेंट। चाइल्ड डेवलपमेंट, मानव विकास और आपका बाल विकास। मानव विकास और बाल विकास। ठीक है। अब अगर हम बात करें मानव विकास की, मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट जिसको हम कह रहे हैं, मानव का विकास, मानव विकास, जो कि आपके गर्भ से लेके यानी कॉन्सेप्शन, यानी आपके गर्भ से लेके कॉन्सेप्शन टू डेथ, हम जिसको लेकर के चल रहे हैं, टू डेथ या ओल्ड एज कह लीजिए आप, बुढ़ापे तक, गर्भ से कब्र तक टाइप्स। और वहीं अगर हम बात करें, नो मैम एकदम ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया ममता। अगर वहीं हम बात करें आपकी बाल विकास की, तो ये बालक या बालिका का विकास है ना, वो मानव का विकास है। तो मानव तो तब तक है आप जब तक बूढ़े नहीं हुए, सब आ जाएगा, अडल्टहुड भी आ जाएगा। लेकिन बालक कब तक है आप? बालक सिर्फ आप कॉन्सेप्शन से, गर्भ से, गर्भ से कॉन्सेप्शन टू आपका अडोलेसेंस, किशोरावस्था, टीन एज तक है। उसके बाद तो फिर आप एक अडल्ट बन जाएंगे, बालक थोड़ी रहेंगे भाई। 18 साल के बाद तो स्कूल से आप चले ही जाते हैं।
तो स्कूल में जो भी आपके काम का है वो यहाँ चाइल्ड डेवलपमेंट वाला पार्ट काम का है, इसीलिए आपका जो सेक्शन है वो आता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के नाम से, है ना। आप सीटेट में भी पढ़ते हैं, क्योंकि बच्चे के बारे में आप जान रहे हैं यहाँ पे। किसके बारे में? बच्चे के बारे में जान रहे हैं। और बच्चा कब तक है? बच्चा जब तक वो 18 साल का नहीं हुआ है। तो उसके बाद तो आपका स्कूल से जो है, नहीं ये बैच अगर आपने कंप्लीट बैच लिया हुआ है तो आपको अलग से पेडागोजी का बैच बिल्कुल नहीं लेना है। पेडागोजी एकदम सेम रहेगी, क्योंकि सिलेबस सबका ही सेम है इसमें केवीएस में। तो ये बिल्कुल भी मत पड़ेगा इस चक्कर में कि आपने ये बैच कंप्लीट बैच भी लिया हुआ है और अब आप पेडागोजी का बैच भी अलग से लेंगे। तो वो सब कंफ्यूजन में मत पड़िए। पता नहीं इतनी कंफ्यूजन क्यों आप लोग को हो जाती है, बट ठीक है, हो जाती है तो हम क्लियर कर देते हैं, कोई बात नहीं है, होती है कई बार। देखिएगा, तो ह्यूमन डेवलपमेंट यानी मानव विकास, जिसमें आप ओल्ड एज तक की बात कर रहे हैं। वहीं चाइल्ड डेवलपमेंट में आप कॉन्सेप्शन से, गर्भ से कब तक की बात कर रहे हैं? किशोरावस्था तक की बात कर रहे हैं। 18 साल तक का नहीं हुआ बच्चा, इसके बाद आपको एडोलसेंस के बाद कोई और स्टेज जनरली पढ़नी भी नहीं होती, क्योंकि 18 साल के बाद तो बच्चा गया स्कूल से। चाहे आप टीजीटी के लिए जा रहे हो, पीजीटी के लिए जा रहे हो, प्रिंसिपल बन रहे हो स्कूल में, कुछ भी बन रहे हो, इसके बाद तो 18 साल के बाद तो आपके काम की नहीं है वो चीज। तो ये एक मुख्य अंतर है कि हाँ, बालक जब तक है बच्चा बाल विकास पढ़ते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट, और ह्यूमन डेवलपमेंट में आप जीवन भर वो मानव का विकास है। तो अगर आप मानव विकास के चरण देखेंगे तो यहाँ हम देखते हैं प्री नेटल भी है, इन्फेंसी भी है, इस पे आएंगे क्या क्या है, चाइल्डहुड है, एडोलेसेंस है, अडल्टहुड एंड ओल्ड एज सब आ जाएगा यहाँ पे। लेकिन जब हम बाल विकास पढ़ते हैं तो हमारे काम की चीजें यहीं तक रहती हैं, एडोलेसेंस तक। 18 वर्ष के बाद आपको जनरली कुछ भी नहीं देखना होता है, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें यहाँ स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की, यानी किसकी? विकास के चरणों की जब हम बात कर रहे हैं, तो समझ लेते हैं कि कहानी क्या है विकास के चरणों में। मैं कमेंट आपके फिर से नहीं देख पा रही हूँ, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे, है ना। तो एक बार देखेंगे इसको। और स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास के चरण, विकास के चरण, विकास के चरण। बात सही है नहीं है? विकास के चरण, हाँ, क्लियर है बात? विकास के चरण देखिएगा, प्री नेटल यानी प्रसव पूर्व अवस्था, यानी गर्भ से आपके जन्म तक की अवस्था, कॉन्सेप्शन पीरियड भी कह देते हैं इसको, प्रेगनेंसी पीरियड कह लीजिए आप आम भाषा में, कॉन्सेप्शन पीरियड भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? कॉन्सेप्शन पीरियड। और जिसको हम कहते हैं कि ये लगभग 45 वीक्स का टाइम पीरियड है, 280 दिन मान लीजिए आप, 9 महीने जिसको जनरल भाषा में कह देते हैं, 40 to 42 वीक्स, 40 से 42 हफ्ते का समय। और ये प्री नेटल स्टेज है, यानी गर्भ के अंदर है जब बच्चा। बात सही है। फिर आता है इन्फेंसी, इन्फेंसी जिसको हम शैशवावस्था कहते हैं। ये जन्म से, 0 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ईयर पूरा नहीं हुआ, तो जन्म से 2 साल या 2 इयर्स। अर्ली चाइल्डहुड क्या है? यानी पूर्व बाल्यावस्था, 2 से 6 वर्ष। फिर आता है लेटर चाइल्डहुड, 6 से 12 वर्ष, इसको स्कूल एज भी कहते हैं, क्योंकि 6 साल का बच्चा पहली कक्षा में एडमिशन हम उसको दिलाते हैं। एडोलेसेंस है 12 से 18 वर्ष। क्या है एडोलेसेंस? 12 से 18 वर्ष। तो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट यहाँ पे इस तरह से वर्क करती हैं जो हमको पढ़नी है स्कूल के लेवल पे, ठीक। प्रीनेटल से भी ज्यादा सवाल आते नहीं है, बट हम बेसिक पढ़ के चलेंगे फिर भी। इन्फेंसी, अब इसमें सवाल तो हो सकता है आपको डायरेक्ट ना देखने को मिले, क्योंकि ये डायरेक्ट नहीं है आपके सिलेबस में, लेकिन आप जब आप डेवलपमेंटल टास्क पढ़ेंगे, जैसे जितनी भी ये स्टेजेस हैं, हर एक स्टेज में कुछ टास्क हैं कि अच्छा इतने साल के हो गए हो, अब पहली कक्षा में होना चाहिए, इतने साल के हो गए हो, ये काम आपको करना आना चाहिए, ठीक है ना। नोट्स आपको मिलेंगे, अभी थोड़े डिले चल रहे हैं नोट्स, बट मिलेंगे, तो वो आपको मिल जाएंगे बने बनाए, आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी किसी का होता है ना, कुछ लोगों को कि उनको लिख के ही याद रहता है, वो खुद से नोट्स बनाते हैं तभी अच्छा समझ में आता है, तो वो आप कर सकते हैं, उससे नुकसान कुछ नहीं होता नोट्स बनाने से, ठीक है ना। स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, अब ये हम पढ़ चुके हैं, ये पूरा आपके बुढ़ापे तक लेके जाएगा, जबकि चाइल्ड डेवलपमेंट में बस हम एडोलेसेंस तक ही देख रहे थे चीजें। क्या देख रहे थे? एडोलेसेंस तक ही देख रहे थे। बात सही है नहीं है? बिल्कुल सही है। आते हैं फर्स्ट स्टेज, देखिएगा प्री नेटल स्टेज। प्री नेटल स्टेज, प्री नेटल स्टेज क्या कहती है, फटाक से समझते हैं। हाँ, कोई बात नहीं दीपिका, अगर आप बनाते हो तो अच्छा याद रहता है, जो लोग नोट्स खुद से बनाते हैं वो भी कोई बुरी बात नहीं है। तो पहली स्टेज की बात कर लेते हैं, प्री नेटल या प्रसव पूर्व अवस्था या प्रसव पूर्ण अवस्था, कॉन्सेप्शन पीरियड इसको कहते हैं, गर्भाधान का समय, है ना। जब से आप कॉन्सेप्शन पीरियड, माँ के गर्भ में बेसिकली एक जाइगोट के फॉर्म में, जाइगोट समझते हैं, निषेचित अंडा कहते हैं हिंदी में, जिसमें जो फीमेल एग सेल्स हैं, जर्म सेल्स जिनको हम कहते हैं, एग और स्पर्म के मिलने से जो ओवम क्रिएट हुआ है, फर्टिलाइज्ड ओवा जिसको हम कह रहे हैं, तो वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, यानी एक सिंगल सेल, एक जीव, एक सिंगल सेल से आप शुरू होकर के फिर आप
बड़े होते जाते हैं। तो कॉन्सेप्शन पीरियड या गर्भाधान का समय हम इसको कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? गर्भाधान का समय, गर्भाधान की अवस्था, गर्भाधान की अवस्था। बात सही है या नहीं? गर्भाधान की अवस्था। इतनी बात क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी? हाँ, प्रेगनेंसी पीरियड कह देते हैं कई लोग 40 टू 45 वीक्स, 42 वीक्स यानी 40-42 हफ्ते, 280 दिन, 9 महीने, ये एक जनरल समय है। ठीक, प्री नेटल स्टेज का। अब इसमें क्या है, आपका GEF, ये 3 इसमें भी सब स्टेजेस होती हैं। बहुत हार्डकोर याद रखने की जरूरत नहीं है, बट कहानी की तरह सुनते जाओ ताकि आपको आइडिया हो कि क्या क्या हो रहा है। ठीक, जर्मिनल, एम्ब्रियोनिक और फीटस स्टेज, ये 3 स्टेज हैं। इसमें GEF से मैं याद कराती हूँ। ये बात सही है? तो समझते हैं कहानी क्या है। अब यहाँ पे क्या है, जाइगोट से शुरुआत होती है। जाइगोट है फर्टिलाइज्ड एग, जो बना किससे है? ये बना है आपके एग सेल्स जो कि फीमेल्स में होती हैं, और आपकी स्पर्म जो मेल जर्म सेल है, इन दोनों के मिलने से ये आपका जाइगोट फॉर्म हुआ, जिसको हम एक फर्टिलाइज्ड एग या निषेचित अंडा कह रहे हैं, और फिर आप बनते चले जाते हैं। तो ये एक बेसिक सी बात है। ये सिंगल सेल्ड होता है ना, एक सेल से शुरुआत होती है और फिर कहानी आगे बनती जाती है। आप खुद को और मुझे और हम सबको देख ही रहे हैं, हम सबका फॉर्मेशन जो है ऐसे ही हुआ है। ठीक, अब अगर हम देखें इसकी सब स्टेजेस को, किसकी सब स्टेजेस को? आपकी कॉन्सेप्शन पीरियड की सब स्टेजेस को। तो जर्मिनल स्टेज है यहाँ पे, क्या है? जर्मिनल अवस्था। ठीक, इसको बीजावस्था कहते हैं। एम्ब्रियोनिक अवस्था है, भ्रूणावस्था, फिर फीटल को कहते हैं हम। ठीक, ये बस मोटा मोटा देख लीजिए। जन्म से जो आपका क्या कहते हैं, कॉन्सेप्शन से, गर्भाधान से, जैसे ही माँ के गर्भ में आप ने शुरू की कहानी अपने जीवन की, 2 हफ्ते तक यानी 14 दिन तक का जो समय है, उसमें आप जर्मिनल स्टेज में हैं। फिर आप 3 हफ्ते से यानी 15 दिन के बाद से और 2 महीने तक आपका ये ब्रेन वगैरह डेवलप होगा, हैंड ब्रेन, मिड ब्रेन, फोर ब्रेन, ये सब डेवलप होगा आपका। ठीक, फिर आपका 9 हफ्ते से लेके और 9 महीने तक ये आपका फीटल स्टेज है। तो ये कहानी है जो इसमें 3 स्टेजेस हैं। इसमें बहुत ज्यादा आपको डिटेल में पूछेगा नहीं, बट आपको पता होना चाहिए लिपिका। ठीक है, आज आप लाइव देख रहे हो, बहुत खुशी की बात है। चलिए भाई, तो ये एक कहानी है। अगर हम देखें तो आपसे अब सिंपल एक सवाल बनता है जो आपको पता होना चाहिए, कहीं कहीं पूछ भी लेता है। ठीक, तो मैं इसलिए ये भ्रूणावस्था पे बहुत ज्यादा जोर नहीं दे रही हूँ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है। ये एंटिटी टाइप का क्वेश्चन है जो प्राइमरी से पिछले स्तर की बात हो जाती है, और अभी यहाँ केवीएस में तो प्राइमरी से नीचे तो कुछ है ही नहीं। ठीक है ना? तो फटाफट से आप मुझे को बताओ कि आपको कहानी कहाँ तक जमी है, और ये क्वेश्चन एक बार सॉल्व करके बताओ। बहुत ही आसान सा सवाल है, कोई मुश्किल इसमें होनी नहीं चाहिए मेरे ख्याल में। तो डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम, विकास शुरू होता है कब से? बताओ एक बार, विकास शुरू होता है कब से? डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम व्हाट स्टेज? विकास शुरू होता है कब से? बताओ। प्री चाइल्डहुड स्टेज से, स्टेज ऑफ इन्फेंसी से, जिसको हम जन्म से 2 वर्ष की अवस्था कहते हैं, पोस्ट चाइल्डहुड से, या प्री नेटल स्टेज से? फटाक से बताओ। आप सभी, संगीता, वंदना, कुमारी रोशनी, आशना, भावना, सब सही जवाब दे रहे हैं। माधुवी, एदुपल्ली, सिमरन, रूपाली, करमजीत, मेघना, ऋचा, लता, सब सही जवाब दे रहे हैं। प्री नेटल स्टेज सिंपल है ना भाई। विकास की शुरुआत कहां से हुई? जब 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 से आपके गर्भ में शुरुआत हो गई, तब से ही विकास की शुरुआत हो गई। ठीक, तो प्रसव पूर्व अवस्था से ही, गर्भाधान से ही, कॉन्सेप्शन पीरियड से ही, या हम कहें प्री नेटल स्टेज, यानी आप प्रसव पूर्व अवस्था, कॉन्सेप्शन पीरियड या प्रेगनेंसी पीरियड, जो आप इसको कहना चाहें, यहां से आपके जीवन की शुरुआत हो गई, डेवलपमेंट की शुरुआत हो गई। तो प्री चाइल्डहुड स्टेज, स्टेज ऑफ इन्फेंसी, या पोस्ट चाइल्डहुड नहीं, प्री नेटल स्टेज इज दी राइट आंसर ओवर हियर। यानी प्रसव पूर्व अवस्था से ही विकास की शुरुआत हो जाती है, गर्भ से ही विकास की प्रक्रिया की शुरुआत हो जाती है। हम कहते हैं वूम्ब टू टूम्ब चलता है, यानी गर्भ से कब्र तक वूम्ब टू टूम्ब चलता है जो विकास है। वूम्ब टू टूम्ब जाती है विकास की प्रक्रिया, विकास की प्रक्रिया वूम्ब टू टूम्ब जाती है। बात सही है? तो आंसर आपका डी हो गया। आते हैं सेकंड स्टेज पे। वैसे ये जन्म के बाद पहली स्टेज है, अगर आप जन्म के बाद की कहानी पढ़ते हैं तो ये पहली स्टेज ही मानते हैं हम इसको, इन्फेंसी। लेकिन क्योंकि अभी हम प्री नेटल स्टेज पढ़ चुके हैं, हाँ बहुत बढ़िया, थैंक यू। ये तो रिकॉर्डेड मिल ही जाएगी ना, लाइव के बाद तो रिकॉर्डेड मिलते ही है ना सेशंस। आशीर्वाद, टेंशन ना लो ओमकार आप इस चीज की। सिलेबस टाइम पे खत्म होगा, जितना टाइम आपको दिया है। आप मोटा मोटा मान के चलें 5 महीने के करीब, हालांकि उतना लगेगा नहीं ऑफ कोर्स, बट मैं आपको एक्स्ट्रा में बता रही हूँ, क्योंकि अभी हफ्ते में 3 दिन ही क्लास हो रही है, उसमें भी एक आध छुट्टी कभी कभी हो जाती है, और अगर एग्जाम आ गया तो छुट्टियों में खत्म। तो आपको टेंशन नहीं लेनी है उस चीज की। तो इतना टाइम तो हम लेके चलते भी हैं। देखो 3 महीने से कम में तो कोई सिलेबस वैसे भी नहीं होता, तो मैं आपको 5 महीने एक्स्ट्रा में बता के चल रही हूँ।
नहीं तो उससे पहले भी हो जाएगा सिलेबस, टेंशन नहीं लेनी। 5 महीने फिर भी आप मान के चलो, और आपको प्रॉपर उतना टाइम दिया हुआ है, मतलब वैलिडिटी वगैरह सब है, उसकी टेंशन मत लो आप। ठीक, इतने बाकी सब्जेक्ट्स भी तो पढ़ रहे होगे। इन्फेंसी की जब हम बात कर रहे हैं, यानी शैशवावस्था की, इन्फेंसी यानी शैशवावस्था, जन्म से 2 वर्ष का समय है। ठीक, तो अभी हम जन्म के बाद अगर देखें, हमने कितनी स्टेजेस देखी, 4 स्टेजेस देखी हैं। अभी हम जन्म के बाद पहली स्टेज देख रहे हैं, जिसको इन्फेंसी कहते हैं, शैशवावस्था कहते हैं। जन्म से 2 वर्ष, बर्थ टू 2 ईयर्स या 0 to 2 ईयर्स। देखो 0 कुछ होता नहीं है, क्योंकि जन्म हो गया तो 0 तो अब आप हुए नहीं, है ना, 0 तो आप हुए नहीं। लेकिन जब तक 365 दिन की साइकिल पूरी नहीं हो जाएगी, हम ये नहीं कह सकते कि 1 साल आपको दुनिया में आए हुए हो गया। तो इसलिए 0 to 2 ईयर्स लिख देते हैं, क्योंकि ईयर्स के फॉर्मेट में तो आपका 1 साल पूरा नहीं होगा जब तक 365 दिन नहीं हो जाएंगे। ठीक है जी, वीओडी इसमें नहीं दिया है हमने, इसको लाइव ही रखेंगे, क्योंकि पुराने वाला जो वीओडी है, जो केवीएस का सिलेबस हमने कराया था चेंज करा के, वो बहुत फास्ट हुआ था, वो आपके सर के ऊपर से भी जा सकता है, क्योंकि आप नई तैयारी शुरू कर रहे हैं। तो मतलब उस टाइम पे ठीक है, एक अटेंशन बहुत होती है लर्नर्स की, या वो पहले से पढ़ चुके थे बाकी बैचेस में, तो वो बहुत फास्ट है। अगर हम रिकॉर्डेड बैच देंगे तो वो बहुत तेजी से निकल जाएगा। ठीक, तो आप इसको धीमे धीमे ही पढ़ो, और ये इसमें मैं कुछ एक्स्ट्रा चीजें करा के चल रही हूँ, क्योंकि उस टाइम पे सिर्फ 2 महीने का समय मुश्किल से केवीएस ने दिया था सिलेबस चेंज करने के बाद। तो जैसे ये है, अब ये सिलेबस में नहीं है तो मैंने कराया भी नहीं है, क्योंकि आपने सीटेट में पढ़ ही लिया होता है। लेकिन यहाँ पे मैं कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स करा के चल रही हूँ, ताकि आपके बेस मजबूत होता जाए, तो पेपर में आप घबराए ना, वो जो 60 में से 55 नंबर लाने का टारगेट है वो पूरा हो पाए, या 40 में से 35, जो भी आप पीजीटी या टीजीटी लेवल पे। द चाइल्ड इन दिस स्टेज इज कॉल्ड नियोनेट। इस अवस्था में हम बच्चों को क्या कहते हैं, नवजात कहते हैं। क्या कहते हैं, नवजात, नवजात, नियोनेट कहते हैं, है ना। शुरुआत में जब हम शुरुआत के 28 दिन के करीब, तो 1 महीने तक हम कहते हैं, 14-15 दिन तक, और 1 महीने तक हम कहते हैं भाई नियोनेट है। और इस अवस्था में बहुत ज्यादा डेथ्स भी होती हैं, बच्चे कोई इंजरी या कोई बीमारी पकड़ ले, बहुत सारी चीजें, बहुत ही रेडिकल चेंजेस होते हैं, क्योंकि जन्म के बाद अब तक वो गर्भ में था, अब बाहर की दुनिया में आ गया है। ठीक है ना। और हाँ, वो करा दूंगी मैं, टेंशन ना लो आप संगीता। ठीक, तो पीरियड ऑफ रेडिकल एडजस्टमेंट, पीरियड ऑफ रेडिकल एडजस्टमेंट यानी भयंकर परिवर्तन, भयंकर समायोजन का काल है। ठीक है ना। पीरियड ऑफ रेडिकल एडजस्टमेंट यानी बहुत तेजी से एडजस्ट करना पड़ रहा है। अब तक वो गर्भ में था, बाहर का माहौल अलग है, जलवायु अलग है, लोग हैं, 70 जीवाणु हैं, ये है वो है, तो बहुत तेजी से यहाँ पे एडजस्टमेंट करना पड़ता है व्यक्ति को। एवरेज वेट एट 7 to 8 पाउंड, 7-8 पाउंड का जो है आपका जन्म के समय जो एवरेज वेट होता है बच्चे का, हम कहते हैं हेल्दी है अगर 3.5 किलो तक का है तो। लेंथ क्या है, 19 से 20 इंच। ये भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, जनरली नहीं पूछा जाता, बट फिर भी मैं बता के चल रही हूँ। बच्चे की जो लेंथ लंबाई है वो 19-20 इंच की है, 19 से 20 इंच के बीच। चाइल्ड स्पेंड्स 80% ऑफ देयर टाइम इन स्लीपिंग, ज्यादातर समय वो सोता ही रहता है। ये शुरुआत के 28 दिन की बात चल रही है अभी। ठीक है ना। मेन एक्टिविटीज क्या है, सकिंग, स्वेलोइंग, ब्रीदिंग, कुछ अगर दे दिया या तो वो निगल लेगा उसको, सांस लेना, निगलना, या फिर सकिंग, दूध पी रहा है तो वहां पे चूसना, ये सारी चीजें जो है क्या है आपकी मुख्य एक्टिविटीज है। स्वेलो करना, सकिंग और ब्रीदिंग, ये बेसिक एक्टिविटीज हैं जो जन्म के बाद आपको इमीडिएटली देखने को मिलती हैं। ठीक है ना, क्लियर है बात। चलिए, सपना वो पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आप दे सकते हो, एमएड अलग डिग्री हो गई। देखना एक बार, पीरियड ऑफ पॉर्चुनेट और पीरियड ऑफ न्यूनेट, इसको 2 कालों में बांटा गया है। फ्रॉम बर्थ टू कटिंग एंड टाइंग ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड, जो अम्बिलिकल कॉर्ड है, गर्भनाल जिसको हम कहते हैं, जन्म से गर्भनाल तक का समय, गर्भनाल काटने तक का समय, वो कहला पाता है, क्या कहते हैं उसको, पॉर्चुनेट काल कहते हैं इंग्लिश में भी। पीरियड ऑफ न्यूनेट, नवजात काल कब से कह रहे हैं, फ्रॉम कटिंग एंड टाइंग ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड टू एंड ऑफ सेकंड वीक। हाँ, तो ये मैं 28 दिन गलत बोल रही थी, 14 दिन, 2 हफ्ते बेसिकली, मैं शुरुआत में आ भी रहा था दिमाग में। 14 दिन, 14 डेज तक बच्चा नवजात है, और इस दौरान बहुत ज्यादा डेथ्स होती हैं न्यूनेट्स की, कि वो किसी को पी लिया हो गया, कुछ हो गया। मैं ये नहीं कह रही सभी की डेथ हो जाती है, बट यहाँ पे काफी ज्यादा रेट होता है। इन्फेंट मोर्टेलिटी जिसको बोलते हैं, आई थिंक वो रेट काफी हाई है यहाँ। इतनी बात क्लियर है। कोई दिक्कत, परेशानी, दर्द, समस्या अगर इस बात को समझने में आपको हो रहा है तो आप बिल्कुल खुले दिल से बता सकते हैं, हम उसका स्वागत करेंगे। बात सही है या नहीं है ये बता दो फटाफट से। कोई और बात हो, कहने सुनने का मन हो आपका, कुछ बताने का मन हो, तो आप वो भी बता सकते हैं। ठीक है जी, फटाफट से बताओ। चलें आगे बढ़े। इतनी बात सबको क्लियर है। कोई दिक्कत, परेशानी, दर्द, समस्या। चलिए, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल कोई बात नहीं। ओमकार कह रहे हैं इस बार मैं सेलेक्ट हो जाऊं, होप। पिछली बार 2 मार्क्स कट ऑफ से, इस बार सोचो 10 नंबर 20 नंबर एक्स्ट्रा लाओ कट ऑफ से, ताकि ये प्रॉब्लम खत्म हो जाए कि 2 नंबर कम रह गए थे कट ऑफ से।
ऐप पे ही चल रही है भाई राधा क्लास, ये तो अब यूट्यूब पे चल भी नहीं रही है, ऐप पे तो हो रही है क्लास। अब यहाँ पे बात हो रही है इन्फेंट जो है वो कैसी एक्टिविटीज करता है, कैसी क्रियाएं करता है। जनरल एक्टिविटीज यानी सामान्य, दो प्रकार की एक्टिविटीज हैं, सामान्य गतिविधियां और विशिष्ट। सामान्य गतिविधियां, सामान्य गतिविधियां और सामान्य गतिविधियां और स्पेसिफिक एक्टिविटीज यानी विशिष्ट गतिविधियां। विशिष्ट गतिविधियां, विशिष्ट गतिविधियां, विशिष्ट गतिविधियां, ठीक, विशिष्ट गतिविधियां। तो सामान्य गतिविधियां यानी जनरल एक्टिविटीज, ये क्या है? दीज एक्टिविटीज आर रिलेटेड विद द होल बॉडी ऑफ चाइल्ड, यानी बच्चे की पूरी एक्टिव बॉडी से, पूरे शरीर से संबंधित एक्टिविटीज हैं। जैसे वो कोई भी काम करेगा, हाथ पैर पूरा शरीर का वो इस्तेमाल कर रहा है, बेसिकली उनको हम सामान्य गतिविधियां कह रहे हैं, जनरल एक्टिविटीज कह रहे हैं। स्पेसिफिक एक्टिविटीज क्या है? विशिष्ट गतिविधियां क्या है? विच आर रिलेटेड टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, स्पेसिफिक बॉडी रिलेटेड एक्टिविटीज, फॉर एग्जाम्पल आई बॉल्स, फुट मूवमेंट, सकिंग। तो वो किसी पर्टिकुलर एक अंग से संबंधित है, ना कि जनरल बॉडी से। जैसे उसका आई बॉल्स का कोई स्टिमुलाई है, आपने पेन दिखाया, ताली बजाई, उस तरफ उसने देखा, तो ये स्पेसिफिक एक्टिविटी है। विशिष्ट है, स्पेशल एक्टिविटी है, जिसमें उसने पर्टिकुलर स्टिमुलाई यानी उद्दीपक के प्रति, उद्दीपक क्या है? कोई भी ऐसी चीज जो आपको एक्शन लेने पे या रिस्पांस देने पे बाधित करे। पॉर्चुनेट पीरियड, जब तक बच्चे का जन्म हुआ और गर्भनाल को काटा गया तब तक पॉर्चुनेट है, उसके बाद 14 दिन तक वो नियोनेट कहलाएगा, नवजात जिसको हम कह रहे हैं, आलिया, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें स्पेसिफिक एक्टिविटीज की, विशिष्ट गतिविधियों की, तो वो एक्टिविटीज जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई यानी बाहरी उद्दीपक के प्रति हो रही हो, स्पेसिफिक बॉडी रिलेटेड एक्टिविटीज, जैसे आई बॉल्स आपकी, फुट मूवमेंट्स आपके, बच्चा फुट मूवमेंट कर रहा है, सकिंग, आई बॉल्स, आप कुछ दिखा रहे हैं उसको और वो देख रहा है, उधर उसका ध्यान जा रहा है, तो वो स्पेसिफिक एक्टिविटी में आएगा। ये मैं थोड़ा स्पीड में इसलिए भी लेके चल रही हूँ क्योंकि उतना महत्वपूर्ण नहीं है, बट आपको पता अगेन होना ही चाहिए। अगर समझने में दिक्कत हो रही है तो मुझे बता देना, ठीक है ना। एमए, हाँ, अलग अलग सब्जेक्ट में होती है भाई एमए, ठीक है। चलिए आए आगे बढ़े, देखिएगा। तो अगर हम बात करते हैं मोटर डेवलपमेंट इन इन्फेंसी, गतिक विकास की, किसमें? शैशवावस्था में गतिक विकास की जब हम बात कर रहे हैं तो वो क्या है? मोटर डेवलपमेंट। मोटर डेवलपमेंट है आपका चलना फिरना, दौड़ना भागना, एक्टिविटी करने से, फिजिकल एक्टिविटी करने से संबंधित जो डेवलपमेंट है उसको मोटर डेवलपमेंट कहते हैं। ग्रॉस और फाइन मोटर स्किल्स हमने पढ़ी हैं प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट में भी, कि आपकी कुछ क्रियाएं जो हैं वो आपके बड़ी मांसपेशियों का जहां प्रयोग हो रहा है वो ग्रॉस मोटर स्किल्स हैं, छोटी मांसपेशियों का जो प्रयोग हो रहा है जहां पे वो फाइन मोटर स्किल्स हैं। बात सही है नहीं है? तो अगर हम देखें, रिफ्लेक्सेस आर डेवलप्ड, यानी जो अनैच्छिक क्रियाएं हैं, रिफ्लेक्सेस होते हैं बेसिकली, वो डेवलप होते हैं, जैसे पलकों का झपकना, ये सारी चीजें यहाँ पे आती हैं, है ना, आपकी हार्ट बीट, ये सब तो चल ही रहा है। रिफ्लेक्सेस आर बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर मोटर डेवलपमेंट। तो कोई अगर आपकी तरफ कुछ फेंकेगा, आपका आप कुछ ग्रिप, बच्चे को अगर हाथ में आपने कुछ दिया वो ग्रिप कर पाएगा, उसको पकड़ लेगा। रिफ्लेक्सेस एक्ट्स एज अडेप्टिव मैकेनिज्म, फॉर एग्जांपल कफिंग, ब्लिंकिंग, यॉर्निंग। तो ये अडेप्ट करने में आपको एनवायरमेंट के साथ, क्योंकि आप तो गर्भ में थे, अब आप बाहर की दुनिया में आ गए, तो बच्चा जब यॉर्न कर रहा है, जब आही ले रहा है, तो वो भी अडेप्ट करने का तरीका है उसका एनवायरमेंट के साथ। ब्रीद कर रहा है, ब्लिंक, आंखें ब्लिंक कर रहा है, तो वो लाइट के साथ उसका जो ब्रेन है, उसकी बॉडी है, अडेप्ट करने की कोशिश कर रही है, ब्लिंकिंग से, कफिंग से, ठीक, वो क्लियर कर रहा है अपने थ्रोट को एंड ऑल। तो ये सारी एक्टिविटीज आपकी यहाँ पे आ जाती है मोटर डेवलपमेंट के अंदर। अब कुछ रिफ्लेक्सेस हैं, जैसे कुछ रिफ्लेक्सेस डेवलप होते हैं जो अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, ऑटोमेटेड होते हैं, ये आप खुद से नहीं करते, ऑटोमेटेड है, बॉडी अपने आप कर रही होती है, नहीं डिफरेंट है उषा। तो अगर हम देखें रिफ्लेक्सेस या अनैच्छिक क्रियाएं, ये 4 प्रकार के रिफ्लेक्सेस हैं जो हमारे विकसित होते हैं। तो अगर हम बात करें मोरो रिफ्लेक्स की, तो चाइल्ड रिएक्ट्स टू लाउड नॉइज, यानी बच्चा जो है तेज जो शोर है, बहुत तेज शोर के प्रति रिएक्ट करता है 6 से 7 महीने में ही। अगर आप बहुत तेजी से कोई बोलता है तो देखते हो ना, बच्चा डर गया, या फिर अचानक से कहीं से आवाज आई, कहीं आप शादी में चले गए, वो रोने लग जाएगा। तो ये क्या है? रिएक्ट करता है बच्चा लाउड नॉइज के प्रति। तो अगर तेज आवाज है उसके प्रति रिएक्शन बच्चे में डेवलप हो जाता है, जिसको हम मोरो रिफ्लेक्स कहते हैं 6 से 7 महीने में। ग्रास्प की अगर हम बात कर रहे हैं, ग्रास्प का मतलब है पकड़ना, ठीक, तो रिप्लेस्ड बाय वॉलेंट्री ग्रास्पिंग 3 से 4 महीने में। वॉलेंट्री ग्रास्पिंग 3 से 4 महीने में। ग्रास्प करना या ग्रास्पिंग जो है रिप्लेस्ड बाय वॉलेंट्री ग्रास्पिंग, यानी ग्रास्प पहले ऑटोमेटेड है कि आपने उसके हाथ में उंगली रखी, वो अपने आप ग्रास्प कर लेगा, अब उसकी इच्छा से कर पाएगा वो। तो 3 से 4 महीने में जाके ये चीज डेवलप हो रही है कि अब वो अपनी इच्छा से ग्रास्प कर सकता है, पहले ऑटोमेटेड था। बेबिंस्की रिफ्लेक्स होता है एक, बेबिंस्की क्या है? फुट फिंगर्स मूवमेंट डिसअपियर्स आफ्टर 8 से 12 महीने के बाद ये ज्यादातर जो रिफ्लेक्सेस हैं वो गायब हो जाते हैं, कुछ रह जाते हैं, ठीक है ना। जैसे अगर हम बात करें फुट फिंगर्स मूवमेंट, अगर बच्चे के फुट पे, पैर पे अगर आप ऐसे कुछ करते हैं तो
एकदम से ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स देगा, इसको बेबिंस्की कहते हैं। रूटिंग की अगर हम बात करें तो रूटिंग क्या है, डिसअपियर्स आफ्टर 3 to 6 months। रूटिंग रिफ्लेक्स होता है जो जन्म के बाद डेवलप हो रहा है कि आप बच्चों को ऐसे करेंगे और वो ऐसे करेगा, ठीक। ये रिफ्लेक्सेस बहुत सारे डेवलप होते हैं जन्म से कुछ महीने में, और कुछ में फिर खत्म हो जाते हैं, बेसिक रह जाते हैं, जैसे आपकी दिल की धड़कन, आपकी पलकों का झपकना, कुछ रिफ्लेक्सेस रह जाते हैं, ज्यादातर फिर डेवलप होके एक समय के बाद निपट लेते हैं, अपना अलग हो जाते हैं। जैसे अगर आप बड़े बच्चों को ऐसे करेंगे तो ऐसे नहीं करेगा, वो कहेगा क्या पागलपन है ये, है क्या कर रहे हो, ठीक। तो ये सारे रिफ्लेक्सेस हैं जो मुख्य रूप से जन्म के बाद डेवलप होते हैं और कुछ कुछ महीने तक फिनिश भी हो जाते हैं, कुछ ही रिफ्लेक्सेस रह जाते हैं फिर जो ऑटोमेटेड क्रियाएं हैं आपकी, जैसे पलकों का झपकना यानी ब्लिंकिंग ऑफ योर आईज, बीटिंग ऑफ योर हार्ट बीट जो है आपका, ये बेसिक एक्टिविटीज हैं जो अपने आप होती रहती हैं, आपका डाइजेशन ये सब खुद से चल रहा है। फिजिकल डेवलपमेंट इन इन्फेंसी, तो जन्म से 2 वर्ष के बीच में ही हो रही है ये सारी बातें। अब शारीरिक विकास कैसे हो रहा है इन्फेंसी में, मसल एंड नर्वस सिस्टम गेट्स मैच्योर, यानी जो आपकी मांसपेशियां हैं, मांसपेशियां मांसपेशियां एवं तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र मैच्योर हो जाता है यानी विकसित हो जाता है, या मैं कहूं परिपक्व हो जाता है, विकसित हो जाता है, हो जाता है, ठीक है बात। एग्जाम्पल, चाइल्ड ट्राइज टू ग्रास्पिंग एंड रीचिंग फॉर ऑब्जेक्ट, सिटिंग, क्रॉलिंग, ये सब आ जाता है बच्चे में। भाई उसकी मांसपेशियां विकसित हो रही हैं तो अब वो ग्रास्प अच्छे से कर पाएगा, कोई ग्लास रखा हुआ है कहीं तक पहुंचने के लिए तो वो उसको पकड़ पाएगा, ग्रास्पिंग उसके अंदर बेहतर हो गई। रीचिंग फॉर ऑब्जेक्ट्स, किसी ऑब्जेक्ट उसने कहीं रखा हुआ देख लिया, अब उसकी तरफ वो बढ़ के जाना शुरू करेगा, ठीक। सिटिंग, बैठ पाता है बेहतर तरीके से, क्रॉल कर पाता है, घिस घिस के चल पाता है बेसिकली, तो ये सब उसके अंदर डेवलप होता है। रूटिंग रिफ्लेक्स होता है, आपको बच्चे को आप ऐसे टच कर रहे हैं और वो इस तरह की एक्टिविटी देगा ऑटोमेटेड, ठीक। तो चाइल्ड ट्राइज टू ग्रास्पिंग एंड रीचिंग फॉर ऑब्जेक्ट, सिटिंग, क्रॉलिंग, ये सब उसके अंदर फिजिकल डेवलपमेंट आ जाता है जन्म से 2 वर्ष में, कि वो किसी ऑब्जेक्ट की तरफ चल के जाना, मतलब घिस घिस के क्रॉल करके जाना, बैठना वो सीख जाता है, चीजों को पकड़ना वो सीख लेगा, ठीक। और ऐसे वॉलेंटरीली, ये नहीं है कि किसी भी चीज को जो वो पकड़ना चाहेगा उसी को पकड़ना सीखेगा। बात सही है। सुप्रिया कह रही है थोड़ा स्लो पढ़ाइए यार, ठीक है सुप्रिया आप कह रहे हो तो मैं थोड़ा स्पीड कम कर लेती हूँ, अदरवाइज ये बिल्कुल बच्चों वाली बातें अभी हम कर रहे हैं। इनमें से मुझे लगता है कि शायद 1% ही चीज पेपर में पूछी जाएगी, क्योंकि ये वाला टॉपिक मुझे कराना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपकी बेहतर समझ बन जाए, आपको एक आइडिया हो, अदरवाइज ये आपके सिलेबस में गिवन नहीं है कि स्टेजेस कराओ, ये आप सीटेट के लेवल पे आपसे एक्सपेक्टेड होता है कि आप पढ़ चुके होंगे, बट फॉर मी इट इज इंपॉर्टेंट कि आप बेहतर स्कोर करें, तो उसके लिए आपके दिमाग से एक बार मैं ये चीजें निकाल दूं, गो थ्रू हो जाएं बस हम एक बार इससे, फिर भी मैं स्पीड कम कर लेती हूँ अगर आपको लग रहा है तो, ठीक है जी। तो अगर हम बात करें सेंसरी एबिलिटीज इन इन्फेंसी, यानी आपकी संवेदी क्षमताएं इन्फेंसी में, देखते हैं वो सेंसेस आपके कैसे वर्क करते हैं। कैन सी कलर्स, कैन सी कलर्स, रंगों को देख सकता है बच्चा, बट अट्रैक्टेड टू कॉन्ट्रैक्टिंग पैटर्न्स, यानी कॉन्ट्रैक्टिंग पैटर्न्स, अलग अलग पैटर्न्स की प्रति वो अट्रैक्ट हो पाएगा। कि आप देखें किसी आंटी ने ऐसा कपड़ा पहना हुआ है, कोई अंकल जो है एकदम अतरंगी कपड़े पहन के आए हैं, तो उस तरफ वो अट्रैक्ट होता है, तो ये विकसित हो रहा है उसके अंदर, उसके सेंसेस, उसका विजन विकसित हो रहा है। रैपिड विजन डेवलपमेंट, यानी बहुत तेजी से अब उसका विजन जो है, उसकी आईसाइट डेवलप हो रही है, 1 साल के अंदर अंदर आते आते 20/20 उसकी आईसाइट हो जाती है। रिस्पॉन्ड टू टच, रिस्पॉन्स टू टच एंड कैन फील पेन, अब वो अगर उसको टच किया जा रहा है तो वो रिस्पॉन्स देगा, आपने बच्चे को टच किया वो रिस्पॉन्स देगा, और अगर उसको कुछ आप पेन करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो पेन को भी महसूस करेगा बाहर से, अगर उसको आप टच कर रहे हैं। स्मेल एंड टेस्ट, ऑफ कोर्स टेस्ट उसका डेवलप होना शुरू हो जाएगा, स्मेल कर पाएगा वो चीजों को। कैन हियर इमीडिएटली आफ्टर बर्थ, यानी जन्म के जस्ट बाद वो सुनना तो शुरू कर ही देता है बच्चा, ठीक है। वो बात अलग है कि वो आप पे आईसाइट उसकी उतनी विकसित नहीं होती कि तुरंत फोकस करने लग जाए, वो साल भर लग जाता है उसको प्रॉपर विकसित होने में। सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें जन्म के बाद, तो देखते हैं, यानी अभी हमने फिजिकल की बात कर ली, उसके सेंसेस की बात कर ली, उसके विजन की बात कर ली, अब हम उसके इमोशंस कैसे विकसित हो रहे हैं जन्म से 2 वर्ष के अंदर, उसकी बात करेंगे, ठीक है जी। तो अगर हम देखें, हाँ संगीता कह रही है सही है मैम, मुझे तो स्लो लग रहा है, इससे इजी क्या ही हो, हाँ मतलब आसान है अगर आपने पहले से पढ़ा हुआ है तो, और अगर नहीं पढ़ा हुआ है तो फिर भी मैं कोशिश करूंगी बैलेंस बना करके चलें, बहुत ज्यादा तेज भी ना चले, सबकी समझ में आनी चाहिए चीजें। सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट इन इन्फेंसी, यानी सामाजिक, सामाजिक, सामाजिक सामवेगिक, सामाजिक सामवेगिक विकास
यानी आपके संवेग, आपके इमोशंस और आपका समाज में कैसे आप रहेंगे, उठेंगे, बैठेंगे, वो सब का विकसित होना यहाँ आ जाएगा। इन्फेंट स्टार्ट्स प्रेफरिंग फैमिलियर फेसेस, यानी जो इन्फेंट्स होते हैं, शैशवावस्था के बच्चे होते हैं, वो फैमिलियर फेसेस को प्रेफर करना स्टार्ट कर देते हैं, यानी वो परिचित चेहरों को पहचानना शुरू कर देता है बच्चा। शिशु लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, शिशु परिचित चेहरों को, जैसे उसकी दादी, मम्मी, पापा, जो भी उसके आसपास रहते हैं लोग, परिचित चेहरों को पहचानना शुरू कर देता है, कर देता है। ठीक। तो जो बच्चे हैं बेसिकली इस अवस्था में, जो फैमिलियर फेसेस है, जिनको वो रोज देख रहा है, उसकी दादी, उसकी नानी, उसकी नैनी, में भी आजकल तो है ही ना ये सब चीजें में, क्योंकि मदर्स वर्किंग हैं और बहुत सारी चीजें हैं, तो जो आया है उसकी, उनका फेस भी, जो दादी हैं, जो भी लोग उनसे वो डेली बेसिस पे मिल रहा है, अगर जॉइंट फैमिली में रहता है तो बाकी लोग भी हो सकते हैं, तो वो परिचित चेहरों को पहचानने लगता है, परिचित चेहरों को पहचानने लगता है। इस अवस्था में जो उसका अब पहचानने लगता है, क्या मतलब, एक कनेक्शन बिल्ड हो रहा है, एक बिलोंगिंगनेस बिल्ड हो रही है, मतलब समाज और इमोशंस डेवलप हो रहे हैं साथ में। ठीक भाई, ये समाज के ही तो लोग हैं एक तरह से देखा जाए, ये जो परिचित चेहरे कहाँ से आए, समाज के ही तो हैं। ठीक। सेकंड क्या है, रिस्पॉन्स टू पेरेंट्स प्रेजेंस बाय कूइंग एंड गर्लिंग, यानी पेरेंट्स की प्रेजेंस के प्रति वो रिस्पॉन्ड करता है, यानी जब उसके माता पिता, उनके प्रति वो स्पेशल एक आपको दिखेगा उसके अंदर कि वो चाह है, तो रिस्पॉन्स टू पेरेंट्स प्रेजेंस, यानी अभिभावकों की प्रेजेंस, उनके होने को वो उसके प्रति प्रतिक्रिया देता है, बाय कूइंग, आवाजें निकालेगा, गर्लिंग, तो ये बेसिकली वो क्या करेगा, वो रिस्पांस देता है कि हाँ, जो उसके फेवरेट कह लीजिए आप एक तरह से, कि मम्मी पापा या जो उसके केयर गिवर्स हैं उनके प्रति वो एक अलग सा अटैचमेंट शो करता है। और जिसको हम नेक्स्ट पॉइंट यहीं से आता है, अटैचमेंट टू मदर, मदर के प्रति अटैचमेंट थोड़ा यहाँ बढ़ जाता है, क्योंकि उनकी आवाज को पहचानना, उनसे एक स्पेशल इमोशनल कनेक्शन डेवलप करना, वो यहाँ पे आएगा। इमोशनल बॉन्ड बिटवीन इन्फेंट एंड केयर गिवर्स एस्टेब्लिशेस, यही जन्म से 2 वर्ष के बीच में जो इमोशनल बॉन्ड है, जो सामवेगिक बॉन्ड है बिटवीन इन्फेंट एंड केयर गिवर्स, वो एस्टेब्लिश हो जाता है। सेपरेशन एंजाइटी कई बार हम देखते हैं यहाँ 6 से 8 में, क्योंकि बच्चा क्या है, खुद को और मदर को सेपरेट नहीं मानता, लेकिन अगर उसकी दादी उसके माँ से उसको गोद में लेती है तो वो कई बार रो सकता है, उसको लगता है कि मैं अलग हो रहा हूँ, क्योंकि वो अपनी मदर से खुद को सेपरेट नहीं मानता। तो सेपरेशन एंजाइटी भी यही जन्म से 2 वर्ष के बीच का ही हिस्सा है, कि कोई और अगर अपरिचित उसको ले ले रहा है तो वो रोने लग जाएगा, क्योंकि उसको महसूस हो रहा है कि मैं सेपरेट हो रहा हूँ अपनी मदर से। शोज जेस्चर्स, हगिंग, स्माइलिंग, आप देखोगे वो जब पहचानने लगता है 6-8 महीने बाद, बच्चा इतने प्यारे प्यारे रिस्पॉन्स देता है, आपको मजा आता है वो देख करके। ठीक है ना, तो वो भी यहाँ पे आता है कि वो जेस्चर्स, अलग अलग हाव भाव अपने चेहरे पे ये सब शो करने लगता है, या हक कर लेगा, तो ये सब होता है, गोद में लेने पे आपको दिखेगा कि वो इंटरेस्टेड है आप में। ठीक। फिर आती है थर्ड स्टेज, अर्ली चाइल्डहुड की। अर्ली चाइल्डहुड की अभी तक हमने कुछ कुछ बातें की हैं, जिसको आप ऐसे देख सकते हैं। हमने कॉन्सेप्शन पीरियड पे चर्चा की, यानी गर्भाधान, उसमें क्या क्या चीजें थी वो देखी। फिर हमने बात की इन्फेंसी की, जिसको हम शैशवावस्था कह रहे हैं, जन्म से 2 वर्ष, ये 9 मंथ्स बिफोर बर्थ है, 9 मंथ्स बिफोर बिफोर बर्थ। इन्फेंसी जन्म से 2 वर्ष, शैशवावस्था जिसको हम कह रहे हैं, शैशवावस्था कॉन्सेप्शन को हम गर्भाधान कहते हैं, गर्भाधान। और अगर हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट, जो कि अर्ली चाइल्डहुड है, अर्ली चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड क्या है, पूर्व बाल्यावस्था, 2 से 6 वर्ष, 2 से 6 वर्ष, 2 से 6 वर्ष, 2 से 6 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष। ठीक। अर्ली चाइल्डहुड, पूर्व बाल्यावस्था, इस पे चर्चा कर लेते हैं। बाल्यावस्था को बेसिकली चाइल्डहुड को 2 स्टेजेस में तोड़ के रखा हुआ है, एक है अर्ली, दूसरा है लेटर। तो अर्ली पे हम अभी चर्चा कर रहे हैं, और इसको आप समझ भी पाएंगे। आपके कमेंट्स क्यों रुक गए, एक बार मैं देखती हूँ, आज कमेंट्स की पंगा है, थोड़ा सा चेक कर लेती हूँ मैं एक बार। हम्म। अब तो चल रही है क्लास आज से, आराधना पुराने वाले बैच में भी पेडागोजी स्पेशल में शुरू हो गई है, और नए वाले में भी चल रही है। हाँ, माँ का स्पर्श शुरू से पहचानना शुरू हो जाता है, बिल्कुल, देखना यार।
थोड़ा सा थकान महसूस हो रही थी। देखो, अर्ली चाइल्डहुड यानी पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष, कई जगह पे 3 से 6 वर्ष भी आपको मिल जाएगा। नोन एज प्री, दोनों सही है, नोन एज प्री स्कूल पीरियड यानी विद्यालय पूर्व अवस्था कहते हैं हम इसको, क्योंकि विद्यालय तो जाता नहीं है बच्चा, आंगनवाड़ी में, प्ले वे में वहां जाएगा। विद्यालय, विद्यालय पूर्व या विद्यालय पूर्व अवस्था, विद्यालय पूर्व अवस्था यानी विद्यालय में प्रॉपर एनरोलमेंट नहीं है उसका, अभी फर्स्ट क्लास में नहीं है वो, प्लेवे में है, लेकिन प्री स्कूल स्टेज है। क्या है? प्री स्कूल स्टेज है। ठीक। फिर आते हैं नोन एज प्री गैंग एज, गैंग एज से पहले की अवस्था है, यानी अभी वो ग्रुप में ज्यादा नहीं खेलता है, अभी ऐसा है हाँ कोई मंदिर गया पापा मम्मी के साथ, या मस्जिद गया, गुरुद्वारे गया, होटल में गए खाना खाने, रेस्टोरेंट में गए, कहीं घूमने चले गए ट्रिप पे, तो उसको जैसे ही लोग दिखते हैं, कई बार अपनी उम्र के बच्चे मिलते हैं, वो खेलेगा थोड़ी देर बाद और फिर भूल जाएगा। टेम्परेरी फ्रेंडशिप्स, कोई पक्की दोस्ती नहीं होती, हाँ थोड़ी देर के लिए मिले और भूल गए, गैंग में कोई खेलने की ज्यादा वो नहीं है, एक बच्चा मिला जो भी मिला और अपना खेल कूद के चले गए। तो ये प्री गैंग, गैंग से पहले की अवस्था है। टॉय एज भी इसको कह देते हैं, खिलौना आयु, खिलौनों से यहाँ पे वो खेलता है। कई लोग इन्फेंसी को ही टॉय एज कहते हैं। अगर यूपी टेट में पूछा जाता है तो हम कहते हैं हाँ वो 5 साल तक इन्फेंसी ही कंसिडर करते हैं, जन्म से 5 साल तक, तो वहां टॉय एज इन्फेंसी में भी चला जाएगा। अगर नॉर्मल सेंस में आप देख रहे हैं रीट वगैरह में या बाकी एग्जाम्स में, 3 से 6 वर्ष, इसी को हम टॉय एज कहते हैं, क्योंकि ये अर्ली चाइल्डहुड जिसको हम कह रहे हैं इसी को टॉय एज कह रहे हैं। टेम्परेरी फ्रेंडशिप्स, यही मैंने आपको बताया, अस्थायी दोस्ती की अवस्था है ये, अस्थायी, अस्थायी मित्रता की अवस्था, अस्थायी मित्रता की अवस्था, अस्थायी मित्रता की अवस्था। मोस्ट रैपिड लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा का विकास सबसे तेजी से होता है। तीव्र भाषा विकास, तीव्र भाषा विकास, एक दिन में बच्चा 20, 30, 40, 50 शब्द तक भी एक दिन में सीख जाता है, नए कार्टून देख के जहां से जो सुन लेगा वही रिपीट करेगा। तीव्र भाषा विकास की अवस्था, विकास की अवस्था। क्रिटिकल पीरियड फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट भी कहते हैं इसको, मोस्ट रैपिड या क्रिटिकल पीरियड या सेंसिटिव पीरियड फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट। बहुत तेजी से भाषा का विकास होता है, माहौल से बहुत तेजी से वो सीखेगा भाषा को। तो तीव्र भाषा विकास की अवस्था, तीव्र नहीं है, तीव्र है यानी फास्ट, ठीक, बहुत तेजी से भाषा का विकास होता है। तीव्र भाषा विकास की अवस्था, तीव्र भाषा विकास की अवस्था, तीव्र भाषा विकास की अवस्था, बात सही है। फिर आता है इंपॉर्टेंट पीरियड फ्रॉम सोशियो इमोशनल पर्सपेक्टिव, यानी कि सामाजिक सांवेगिक परिप्रेक्ष्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बच्चा जो है समाज से, समाज में घुलना मिलना, अब वो अपने टीचर से भी मिल रहा है, मतलब प्ले वे में अगर जा रहा है तो, है ना, लोगों से मिल रहा है, तो समाज के साथ कनेक्शन बिल्ड होना उसका बेहतर हो जाता है, एक तरह से ये कह रहे हैं हम। अभी पक्की दोस्तियां नहीं है बट सोशियो इमोशनल, उसको पता है मम्मी को हक करो तो अच्छा लगता है, ये सब चीजें बेसिकली वो जानता है, समाज में घुलना मिलना उसका शुरू हो जाता है। सेल्फ सेंटर्ड है लेकिन अभी भी, क्या है? स्वय केंद्रित है, जिसको ईगो सेंट्रिक बोल देते हैं हम, कि उसका ध्यान जो है दुनिया का सेंटर वो खुद है, ईगो सेंट्रिक है। क्या है? ईगो सेंट्रिक है, स्व केंद्रित है, स्व केंद्रित है, स्व केंद्रित है यानी सेल्फ सेंटर्ड है, खुद को वो सेंटर में रखता है, उसको लगता है जो चीज उसे पसंद है वो सबको पसंद होगा, जो चॉकलेट उसकी फेवरेट है वो सबकी फेवरेट होनी चाहिए, अगर डोरेमोन उसका फेवरेट कार्टून है तो सबका होना चाहिए, अगर शिनचैन उसको पसंद है तो वही सबको पसंद होना चाहिए, शक्तिमान के बारे में गलत कैसे बोल दिया, वो तो मेरा फेवरेट है, वो तो बेस्ट है। तो बेसिकली वो सेंटर है दुनिया का, उसको चॉकलेट चाहिए तो दुनिया जाए तेल लेने, चॉकलेट उसको मिलनी चाहिए, चाहे वो बाजार में मम्मी पापा के साथ पास पैसे हो या नहीं हो, वो वहीं लेट लेट के रोने लग जाएगा। सेंटर दुनिया का वो खुद है, सेल्फ सेंटर्ड है, दूसरे के पर्सपेक्टिव को नहीं समझ पाता, अभी उतनी उसकी रीजनिंग वगैरह डेवलप नहीं हुई है। एज ऑफ इरेशनल थिंकिंग यानी अतार्किक चिंतन, अतार्किक चिंतन मतलब बहुत लॉजिकल रीजनिंग नहीं है, रीजनिंग आ गई है लेकिन वो वैसी सी रीजनिंग है जिसमें लॉजिक नहीं है, इरेशनल थिंकिंग है, अतार्किक चिंतन। तो वो कहेगा अच्छा मेरी बॉल भी गोल है, सूरज भी गोल है, तो मेरी बॉल सूरज के जैसी है, वॉट एवर, है ना, कि पापा आए तो जो है मान लीजिए कुछ और हुआ, पापा शाम को ऑफिस से आते हैं या मम्मी शाम को ऑफिस से आती हैं, तो क्या होता है, तब अचानक से एक दिन आपने देखा इलेक्ट्रिसिटी आ गई, आजकल तो खैर इलेक्ट्रिसिटी बहुत जगहों पे रहती है, तो अचानक से बिजली आ गई। अब वो कहेगा हाँ पापा आते हैं तो टीवी चल जाता है अपने आप, पापा के आने से टीवी चल जाता है, जबकि दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है। तो दो अनरिलेटेड इवेंट्स को वो जोड़ करके सोचेगा ये ऐसे हो रहा है, क्योंकि अभी वो लॉजिक नहीं लगा पा रहा, अभी वो लॉजिक नहीं लगा पा रहा, रैशनल थिंकिंग नहीं है, इरेशनल थिंकिंग है, अतार्किक चिंतन है। बिलीव्स इन इमानेंट जस्टिस यानी
इमानेंट जस्टिस में उसका विश्वास है। इमानेंट जस्टिस क्या होता है? सर्वव्यापी न्याय के ऊपर कोई भगवान, कोई बाबा जी बैठे हुए हैं जो सबको पाप की सजा मिलेगी एक दिन। तो सर्वव्यापी न्याय कि अच्छा, अगर तुमने मुझे चॉकलेट नहीं दी थी ना, देखो तुम्हें चोट लग गई, इसीलिए लगे क्योंकि मम्मी मेरे को डांटा था ना आपने। या फिर उसको खुद को चोट लग जाए तो कहेगा हाँ मैंने मम्मी की बात नहीं मानी थी ना, इसलिए मुझे चोट लगी है। तो उसको लगता है एक कोई गॉड है, कोई कोई तो एक व्यक्ति है, कोई तो एक इस तरह का जस्टिस है जो ऑटोमेटेड हो जाता है। सर्वव्यापी न्याय, झूठ बोलोगे तो सजा मिलेगी, आपके साथ आपने गलत किया गलत होगा, समथिंग समथिंग, जो हम बड़े होकर के भी बहुत सारे लोग मानते ही हैं। और वो इन अ वे कितना सही है कितना गलत है हम उस पर नहीं जाएंगे। वो इंसान को ठीक है अपने लिए कुछ मॉरल वैल्यूज रखनी चाहिए, बट यहाँ पे उसको लगता है कि कोई ऊपर बैठा हुआ है जो डायरेक्ट न्याय तुरंत के तुरंत जस्टिस मिल जाएगा। बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ LSRW, यानी ये बेसिक स्किल है भाषा के, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, पढ़ना, सूबो पाली जिसको हम कहते हैं, सुनना बोलना पढ़ना, इनकी बेसिक समझ बन जाती है उसकी। ABCD EFRS जो भी है, अ से अनार, ये बेसिक कविताएं वो सीख जाता है। सूबो ली यानी सुनना बोलना पढ़ना और लिखना, सुनना बोलना पढ़ना और लिखना। ठीक है, सुनना बोलना पढ़ना और लिखना। क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा, बच्चे में जिज्ञासा भर भर के होती है, बहुत सवाल पूछता है, अंतहीन सवाल पूछता है, जिज्ञासा। क्वेश्चनिंग यानी प्रश्न करता है, काफी प्रश्न पूछता है, जिज्ञासु है, हर चीज को लेके उसके अंदर जानने की चाह है, जो हम ही खत्म कर देते हैं कई बार बड़े लोग ही, अरे इतने सवाल क्यों पूछते हो, अरे क्या मतलब है ना। एनिमिस्टिक थिंकिंग होती है, जीववादी चिंतन के, सजीव को निर्जीव समझता है, उसको लगता है इस पेन से चोट लगी है, इसने खुद से किया होगा, ये इसमें भी जान है, ये भी होता है यहाँ पे। ठीक है ना, ये सब तो बड़ों को भी लगता है। हाँ, तो बड़े भी कम डुलुलु थोड़ी है, आई मीन डिल्यूजनल तो हम भी हैं ही ना। और ये डिल्यूजनल नहीं है, मतलब ये सब चीजें एग्जिस्ट तो करती ही हैं, बट अगेन बहुत बड़ी डिबेट है वो, फिर फिलोसॉफिकल हो जाएगी बात। क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा, प्रश्न पूछना, काफी प्रश्न पूछता है। लर्निंग बाय इमिटेशन, अनुकरण काफी करता है, जिस जो उसने देख लिया करते हुए, नकलची बंदर कहते हैं हम बच्चे को, इसीलिए अनुकरण करता है काफी, अनुकरण। ठीक, अनुकरण करता है यानी इमिटेट करता है, देख करके अगर उसने मम्मी को देख लिया कुछ करते हुए, वैसे ही कपड़े, वैसा ही बातें, वो जो उसने देख लिया है जहाँ, वैसा सा ही रिपीटिशन वो कर देगा, इमिटेट कर देगा, नकल बेसिकली वो कर देता है। ऐसे ही वो भाषा सीखता है, ऐसे ही वो गालियां भी सीख जाएगा इस उम्र में अगर उसने किसी को देख लिया तो, क्योंकि वो इमिटेट तुरंत करता है। अब एक सवाल है आपके सामने, फटाक से आप जवाब दीजिएगा, फिर ही हम बढ़ेंगे आगे। फटाफट से आप देंगे जवाब, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आपकी छुट्टी होगी और हम जाएंगे जिम, क्योंकि अभी 4 दिन इस हफ्ते में साल भर से एक्सरसाइज प्रॉपर नहीं हो पाई है, बीच में योगा किया था। फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करें, मतलब ये मैं आपको ज्ञान दे रही हूँ क्योंकि मैं बीच बीच में छूट ही जाती है। बट दिमाग के लिए भी, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो, कोशिश करें आधा घंटा तो कम से कम फिजिकल एक्टिविटी को निकालें। बहुत ज़रूरी है दिमाग के लिए, शरीर के लिए, बाकी सब सेकेंडरी है दुनिया में। अगर आप, ये हम कहते ही रहते हैं, मैं आपको कह रही हूँ तो मैं खुद को भी याद दिला रही हूँ ये बोलते हुए, है ना। तो बॉडी का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। कई सालों बाद जो है ठीक से रिपोर्ट्स आनी शुरू हुई हैं, नहीं तो हम बॉडी को अब्यूज़ करते रहते हैं, कभी काम के चक्कर में, कभी किसी और चक्कर में, भागते ही रहते हैं, ध्यान रखते नहीं हैं। हालांकि स्लीपिंग पैटर्न तो मेरा अभी भी ख़राब है, बट ये है कि देखते हैं, चलो। तो अगर हम बात करते हैं, ए ऑप्शन कह रहे हैं योगा इज़ बेस्ट। हाँ, योगा अच्छा है, बट अभी मुझे थोड़ा वेट मैंने गेन कर लिया है, तो उसको कम करने की ज़रूरत है। वो योगा से तो नहीं हो पा रहा था अभी के लिए, मतलब खाने से होता है बहुत फ़र्क, बट अब मेरा ये है कि 3 महीने योगा कर लिया, मतलब 15-15 दिन। अब थोड़ा 3 महीने जिम जाया जाए, 15-15 दिन। 3 महीने का मेरा मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि 3 महीने। और योगा से दिमाग बहुत शांत हो जाता है। देखिए एक बार, फ्लेक्सिबिलिटी आपकी बेटर हो जाती है, कोर स्ट्रेंथ एंड ऑल। चलिए, विच स्टेज इज नोन एज टॉय एज, किस अवस्था को हम टॉय एज या खिलौना अवस्था या खिलौना आयु कह रहे हैं, ये हमसे पूछा है। और ये हमने अभी डिस्कस किया था कि ये आपका प्री चाइल्डहुड, क्योंकि यहाँ पे अर्ली चाइल्डहुड कोई ऑप्शन में नहीं है, तो चाइल्डहुड से पहले की अवस्था प्री चाइल्डहुड या पूर्व बाल्यावस्था आप इसको कह सकते हो। इन्फेंसी तो जन्म से 2 वर्ष, पोस्ट चाइल्डहुड तो कुछ होता नहीं है, वैसे लेटर चाइल्डहुड को अगर कहेंगे तो 6 से 12 हो जाएगा। प्री नेटल तो जन्म से पहले की अवस्था है। ठीक है, लेटर चाइल्डहुड या उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष की अवस्था। एलिमेंट्री स्कूल एज यानी ये विद्यालयी अवस्था है। क्या है? विद्यालयी अवस्था है, विद्यालयी अवस्था है, विद्यालयी अवस्था।
गैंग एज समूह अवस्था या टोली अवस्था कहते हैं, बच्चे ग्रुप में खेलते हैं, ग्रुप में खेलना पसंद करते हैं। टोली अवस्था, गैंग एज, टोली अवस्था। एज ऑफ सूडो मेच्योरिटी, मिथ्या परिपक्वता की अवस्था, मिथ्या परिपक्वता, मिथ्या परिपक्वता की अवस्था। मिथ्या परिपक्वता की अवस्था क्या होती है भाई? यार संगीता होती तो नहीं है, ट्राई करती हूँ इंटरमिटेंट फास्टिंग। मेरे 2-3 फ्रेंड्स हैं जो मेरे से एज में बड़े हैं, बट वो लोग करते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग। मेरा तो नहीं हो पाता है अभी। देखूंगी, मतलब मेरे को लगता है यार अभी तो मैं छोटी हूँ, अभी तो इतना क्या ही ध्यान रखूं, मतलब कि 16 घंटे ना खाऊं एंड ऑल। अभी तो आने दो जो आ रहा है, मतलब इतना भी नहीं है, ऐसा नहीं है मैं बहुत अनहेल्दी नहीं खाती हूँ, बट हाँ खा तो लेती हूँ। रात को जिम नहीं करना चाहिए, बॉडी में दिक्कत आने लगती है आफ्टर 30। सुबह जाया करिए, दीपा कह रही है। एक काम करो, जाने ही मत दो आप, कोई इंसान एक्सरसाइज करे तो इतनी बातें कर दो, रात को खाना खा लो, रात को जगे रहो, रात को 50 चीजें कर लो, उसमें दिक्कत नहीं है। इंसान बेसिक एक्सरसाइज करे तो दिक्कत है। आप इतने दुबले पतले हो, कैसे बोल रहे हो कि आप वेट गेन हो गया? 5 किलो एक्स्ट्रा। देखो एक बार, मतलब वेट गेन का मतलब ये नहीं होता कि 100 किलो के हो जाओ तभी वेट गेन कहलाएगा वो। देखिए, आते हैं समझते हैं। फॉल्स मेच्योरिटी बिल्कुल इसको कह सकते हो उर्मी, कि एज ऑफ सूडो मेच्योरिटी यानी मिथ्या परिपक्वता का काल है। बच्चे को लगता है कि वो बहुत परिपक्व, बहुत मेच्योर हो गया, बट हुआ नहीं है एक्चुअल में, अभी भी है बच्चा ही वो, लेकिन उसको लगता है अब तो मैं बड़ा हो गया हूं, अब तो मैं ये कर सकता हूँ, अरे मम्मी मेरे को तो पता है ना? तो अगर हम देखें, ठीक है जी तान्या, अगर सारे डॉक्टर ही हो आप तो सूडो मेच्योरिटी यानी फॉल्स मेच्योरिटी, उसको फेक मेच्योरिटी, उसको लग रहा है कि वो बहुत बड़ा हो गया बट हुआ नहीं है। ठीक, तो मिथ्या परिपक्वता की अवस्था है। नहीं शिवानी, बहुत ज्यादा है यार, 58। यूनिक टाइम यानी ये अपने आप में अनोखा काल है जीवन का, जहां वो खेलता कूदता मजे करता है। ट्रबलसम एज भी है, कई बार उसके झगड़े वगड़े भी हो जाते हैं, है ना? तो ट्रबलसम एज है, और यहाँ से जो लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप्स है उनकी नींव रख जाती है, कि आप देखेंगे बचपन के दोस्त कई बार आगे तक साथ चले जाते हैं। तो ये एक बेसिक सी बात है। अब एक क्वेश्चन है आपके सामने, इसको फटाफट से सॉल्व कर दीजिए, फिर ही हम बढ़ेंगे आगे। रैशनल थिंकिंग आने लगती है, मतलब कॉन्क्रीट लॉजिक आ जाता है उस पे। वो हम पियाजे की थ्योरी में जनरली वो बात करते हैं कि एक मूर्त चीजों के प्रति आपकी थिंकिंग विकसित होने लगती है, लॉजिक आपका आने लगता है मूर्त चीजों के प्रति, जो सामने दिख पा रही है उनके प्रति। अगर हम बात करते हैं, बहुत स्लिम लगते हो, मेरा तो 50 वेट है, फिर भी आप मुझसे ज्यादा स्लिम। यार वो बॉडी टाइप होता है ना सबका, वेट गेन भी तो अलग अलग तरह से करते हैं लोग। ट्रबलसम मतलब थोड़ा उपद्रवी अवस्था है, खेलेगा कूदेगा, कई बार लड़ाई हो जाएगी, कहीं चोट लगवा लाएगा, उपद्रवी है। विच स्टेज इज नोन एज क्वेरलसम है बेसिकली। गैंगेज, टोली अवस्था या ग्रोह अवस्था कह लीजिए, आप इसको टोली कह लीजिए, कि बच्चे ग्रुप में खेलना बहुत पसंद करते हैं, दिन दिन भर जो है वो आपको ग्रुप में खेलते हुए मिल जाएंगे। वो बच्चा आ रहा है, अरे आंटी फलाने बच्चों को भेज दो, इस तरह की चीजें होती हैं। बहुत बढ़िया, संदीपन कह रहे हैं, बाय द वे मैम आपसे मोटिवेट होके 2 महीने से एक्सरसाइज करनी शुरू कर दी, वेरी गुड यार। मैं भी अब कोशिश करूंगी कि अब इस साल से इसको, पिछले साल मैंने कुछ 2 हैबिट्स छोड़ी हैं, और ऐसे ही व्यक्ति में जो जो खराब चीजें हों उनको छोड़ते रहना चाहिए। और इस साल भी प्लान है, इस साल ये फॉर्म करने का प्लान है कि इसको इतना रेगुलर कर दिया जाए एक्सरसाइज को, कि ये ना हो कि जिस साल भर, पिछला साल खैर तबीयत भी बहुत खराब रही, एक्सरसाइज भी बहुत कम कर पाई मैं, लास्ट के 3 महीने में जाके योगा थोड़ा बहुत हुआ है। 28 kg रिड्यूस किया है, सूर्य नमस्कार, और क्या क्या किया भाई, 2000 टाइम्स अनुलोम विलोम, 29 टाइम, ओहो हो, विद हेल्दी डाइट। नाइस यार, नाइस, वेरी नाइस संगीता, वेरी नाइस, वेरी नाइस। एंजॉय करना भी जरूरी है ना एक्सरसाइज को, वेरी नाइस। मैं तो आज तक जिम नहीं गई, ओनली योगा एंड वॉक। हाँ, जिसके लिए जो काम करे, जिसके लिए जो काम करे, वो ईज पे लगता है कई बार ना, कि जैसे योगा मैं घर में ही कर रही थी ऑनलाइन, और म्यूनिक जर्मनी में थी हमारी जो ट्रेनर थी योगा, और योगा टीचर, और फिर उसके बाद अभी ये है कि मेरा मन है थोड़ा घर से बाहर निकलूं, दिन भर स्क्रीन, ऑनलाइन ऑनलाइन हो जाता है। तो पास में है बिल्कुल 100 मीटर पे जिम, तो चले जाओ भाग के। कुछ तो होना चाहिए बेसिकली, कुल मिला के बात ये है, ऐसा कोई हार्डकोर आपको वो नहीं है कि। देखो गैंगेज का बताओ फटाफट से, इधर उधर की बातें मत करो, दिल पे ही ले गए आप लोग। देखो, गैंगेज यानी टोली अवस्था, प्री चाइल्डहुड नहीं, द स्टेज ऑफ इन्फेंसी नहीं, लेटर चाइल्डहुड, 6 से 12 वर्ष,
इसी को हम स्कूल एज भी कह रहे हैं, प्री नेटल नहीं, 6 से 12 उत्तर बाल्यावस्था, इसी को स्कूल एज कह रहे हैं। इसी को सूडो मेच्योरिटी का काल अगर पूछा होता तब भी यही हो जाता। अब इसके बाद आता है अडोलेसेंस। अडोलेसेंस में काफी चीजें हैं, वो हम एक एक करके चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास को लेके कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो आप पूछ सकते हैं। अब फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं फटाफट से, जल्दी से बताइएगा। अभी हम कब मिलेंगे? होपफुली हम मंडे मिलेंगे, नहीं तो मैं ट्यूसडे रखवा सकती हूँ इस बार आपकी क्लास। ट्यूसडे या फिर वेंसडे तो मिलेंगे मिलेंगे, मतलब क्योंकि इस बार फ्राइडे क्लास नहीं है, तो MWF में होती है आपकी ये क्लास 3 दिन। नोट्स आपके तब तक होपफुली रेडी तो हैं, बस मैं एक बार प्रूफ रीड नहीं कर पाई हूँ उनको। तो फ्राइडे इस बार क्लास नहीं है, मंडे वेंसडे आपकी हो गई है। और तो या तो मंडे होगी क्लास, अगर मैं मंडे नहीं आ पाई, मैं आउट ऑफ स्टेशन जा रही हूँ, दिल्ली में नहीं हूँ, तो फिर हम वेंसडे तो 100% मिलेंगे। मंडे भी चांस है कि हो जाए क्लास, क्योंकि अगर मैं टाइमली आ जाती हूँ तो मंडे क्लास ले लूंगी। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या अगर आपको हो तो आप बता सकते हैं, फटाफट से बताओ। इतना सब डेप्थ में पढ़ना होगा या बस थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से? दीपा ये डेप्थ कहाँ है, ये नॉर्मली पढ़ा रही हूँ मैं। तो इतना तो पढ़ लो, जितना पढ़ाया जा रहा है कम से कम उतना तो अच्छे से समझ लो, है ना? क्योंकि सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ोगे तो उसमें फिर दिक्कत है। ये मैं इसलिए भी थोड़ा हल्का लेके चल रही हूँ क्योंकि सीटेट में आप पढ़ चुके होते हो ये। और मैम क्लास अब 9 ही देखिए, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन रहता है कि टाइम टेबल में 6 लिखा है। हाँ यार, वो उसको करेक्ट कराना है। और उसको करेक्ट कराना है, मतलब 9 बजे तो नहीं रखेंगे, इसको रखेंगे तो 6 बजे ही। अभी यूट्यूब पे क्लास नहीं होती है, इसलिए 9 बजे वाला टाइम चल जाता है, सूट कर जाता है। तो देखो, या तो नेक्स्ट वीक से ये हो ही जाएगा, नहीं तो टाइम चेंज करा देंगे, मतलब टाइम तो चेंज क्या ही कराएंगे। बट हाँ, मैं उनको बोल दूंगी कि कोशिश रहेगी कि वेंसडे अगर क्लास हो तो 6 बजे से ही ले पाएं। अब आगे की कहानी हम अगले धारावाहिक जो है अगले एपिसोड में पढ़ेंगे। ठीक है? टीचिंग में कौन सा और कोर्स करूं मैम जिससे बेहतर हो? कौन सा किया हुआ है पहले ये तो बताओ। आप कहाँ जा रहे हो? मैं जा रही हूँ रणथंभौर। रणथंभौर, राजस्थान। ओके। तो आपको मैम आपको ब्लाइंडली फॉलो करती हूँ, नहीं ब्लाइंडली मत करो किसी को भी फॉलो। बट अच्छी बात है, धन्यवाद। आप को लगता है कि हम कुछ काम की बात बता रहे हैं। वैसे तो हाँ, गांव आ जाओ घूमने, सब जगह चले जाते हो, गांव नहीं आते हो। गांव जाना है यार मेरे को, बहुत टाइम से गांव नहीं गई हूँ मैं। फिटनेस इज माय फेवरेट टॉपिक नाउ आफ्टर बेबी बर्थ एंड गेटिंग माय आइडियल वेट। बहुत बढ़िया संगीता, बहुत ही बढ़िया, बेस्ट चीज़। हाउ टू प्रिपेयर, दैट इज प्लान ऑफ एक्शन। जो पढ़ रहे हो उसके नोट्स, या उसको बना रहे हो खुद से नोट्स, ठीक है, नहीं तो नोट्स मिल रहे हैं, उसका रिवीजन जरूर है कुछ भी करके। और जब रिवीजन भी बहुत हो गया है तो फिर आप क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर लगा सकते हो। थैंक यू सो मच भाई। हैप्पी एंड सेफ जर्नी कह रहे हैं दीपिका। कोई कोई हेयर केयर, कोई स्किन केयर, कोई रूटीन नहीं है आराधना। मैं इस चीज़ में खुद से बिल्कुल नाखुश रहती हूँ, और मुझे ये थोड़ा प्रायोरिटी भी कम लगती है। तो वो मतलब ये मेरी एक शॉर्ट कमिंग है, अगर आप मेरी बैड हैबिट कहेंगे तो ये है कि मैं उतना ध्यान अपना नहीं रख पाती हूँ इन मामलों में। ये हेयर केयर हो गया, स्किन केयर हो गया, मुंह धुल जाए बहुत है। और और सर धुल जाए बहुत है, वो वाला सीन है ना? कोई ऐसा कोई खास कुछ वो नहीं है, मतलब केयर रूटीन लगाना तो बहुत मुश्किल काम है मेरे लिए। रीड की मैराथन कराएंगे 20 तारीख के आसपास एक सेशन में लूंगी रीड के लिए, डोंट वरी। चलिए, गुड नाइट। कोई और विचार हो तो पूछ लीजिए। ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़िए, रिवीजन करिए। इतने आप बाकी क्लासेस अटेंड करिए, मंडे को मिलते हैं, नहीं तो वेंसडे तो मिलेंगे मिलेंगे, अगर मंडे इन केस नहीं हो पाती है क्लास में वापस नहीं आ पाती हूँ तो, है ना? चलिए, आपकी वजह से मेरा सीटेट क्लियर हुआ, थैंक यू। आगे भी आप केवीएस भी क्लियर करें, पूरी पूरी उम्मीद है हमें। चलिए, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद। दिल्ली में बहुत पॉल्यूशन है, कैसे फेस मेंटेन करते हो आप? भाई अब तो यही है जो है ना, तो दिल्ली से जाने का कोई विचार है। और अब तो जैसा है वैसा ही है, बस हाँ ये है कि ऐसा बाहर तो मेरा कोई बहुत ज़्यादा काम होता नहीं है धूल मिट्टी में जनरली। बट हाँ, कभी बाहर जाना हो गया तो हो गया, मतलब ऐसा मैं कुछ अलग से तो करती ही नहीं हूँ ना। मतलब कुछ है नहीं, बस ये है कि वो लाइफस्टाइल वैसा हो गया, या तो आप पूरे टाइम स्टूडियो में हो, घर में हो, गाड़ी में हो, कहीं बैठो, तो मतलब वैसा धूल मिट्टी डायरेक्ट वाला काम नहीं है। क्योंकि ऐसा कोई जाना ही नहीं होता इस तरह से कि जहाँ धूल मिट्टी वाला सीन हो। बट हो भी तो उससे मेरे को कोई फर्क पड़ता नहीं यार, मैं गाँव में रही हूँ 14 साल ऑलमोस्ट। तो मेरे को कोई ऐसा उस चीज़ का है नहीं इतना कुछ कि एलर्जी या कुछ हो।
चलो, टेक केयर। यार ये रेलवे के लिए तो नहीं है, बट उसमें जो कॉमन टॉपिक्स में श्रेष्ठता, वो आपको मदद कर जाएंगे। सविता क्या पूछ रहे हो भाई, फिर से पूछो। आपके कमेंट्स, कोई कमेंट दिख जाता है किसी का, कोई नहीं दिख पाता है, तो आप ये मत सोचा करो कि देखा नहीं होगा। दिखते नहीं है कई बार। मैम क्वालिफिकेशन क्या है, एमए इन एजुकेशन? समझी नहीं मैं, क्या पूछ क्या रहे हो उषा? एमए इन एजुकेशन इज डिफरेंट, एमएड इज डिफरेंट। चलो, ठीक है सचिन, मिलते हैं वेंसडे, मिलते हैं होपफुली मंडे। वो आप देख लेना, टाइम टेबल में लगी हुई मिल जाएगी क्लास।